नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर दैट इज अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय अथा तो अन्न स्वरूप विज्ञानी एवं अध्याय व्याख्या श्यामा इतिह इसमः आत्रेय आदि महर्षय। अब इसके आगे अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे शूक धान्य की। शूक धान्य मतलब वो ऐसा धान्य जिसमें सूक निकला रहता है। धान्य मतलब अनाज। तो इसमें चावल सबसे पहले दे रखे हैं। तो रक्तो महान सकलमस तुरणक शकुनाहृत सारमुखो दीर्घशूको रौद्रशूक सुगंधिक पुंड्र पांडु पुंडरीक प्रमोदो गौर सार्यो कांचनो महिषासुको दूषक कुसुमांडक लांगला लोहवालाख्या कर्दमा शीत भीरुका पतंगा तपनियाश्च ये च अन्य शालय शुभा स्वादुपाक रसा स्निग्धा वृष्याबद्ध अल्पवर्चसः कषाय अनुरसः पथ्या लघो मूत्रलाहिमा। तो लालशाली महाशाली कलम तुरणक शकुनाहृत सारमुख दीर्घशुक रौद्रशुक सुगंधिक पुंड्र पांडु पुंडरी प्रमोद गौर सारिव कांचन महिष शूक दूषक कुसुमांडक लांगल लोहवाल करदम शीत भीरुक पतंग तपनी तथा जो अन्य उत्तम जाति के शाली हैं वे सब निर्दोष विपाक और रस में मधुर स्निग्ध वृष्य मल को बांधने और कम करने वाले हैं। इसमें कषाय अनुरस होता है और ये पथ्य होते हैं, लघु होते हैं, मूत्र को लाने और वाले हैं और शीतल हैं। पथ्य है मतलब मेजॉरिटी जगह दे सकते हैं और ऐसे भी शाली मतलब चावल का सेवन कराया जाता है। फिर अगला है लाल चावल के क्या गुण हैं। तो मतलब रक्तशाली के लिए क्या कहा गया, सुक जैसु वरस्तत्व रक्तस्तृष्णा त्रिदोषः। तो इन शालियों में रक्तशाली सब सुख धान्यों में श्रेष्ठ है, तृष्णानाशक है और त्रिदोष नाशक है। तो बेस्ट है रेडशाली रक्तशाली दैट इज महांस श्रेष्ठ चावल महांस मनु कलमस्त च अपि अनु तत्परे। रक्तशाली से उतरकर महानशाली श्रेष्ठ है, इससे उतरकर कलम और फिर दूसरे शाली श्रेष्ठ हैं। फिर यवकादि चावलों के क्या गुण हैं। यवका हायना पांसु वाष्प नैषधकादेय स्वादु उष्ण गुरुव स्निग्धा पाके अम्ला श्लेष्म पित्तला श्रेष्ठ मूत्र पुरुषाश्च पूर्वम च निंदिता। तो यवक हायन पांसु वाष्प नैषध आदि मोटे धान्य मधुर उष्ण वीर्य गुरु स्निग्ध विपाक में अम्ल तथा कफ और पित्त को बढ़ाते हैं, मूत्र और मल को प्रवृत्त करने वाले तथा पूर्व निंदित है। अर्थात नैषध से पांसु वाष्प है, पांसु वाष्प से हायन और हायन से एवक निंदित है। साठी चावल के क्या गुण हैं जो 60 दिनों में तैयार होता है। तो स्निग्धो ग्राही लघु स्वादु त्रिदोषण न स्थिरो हिमा षष्ठको ब्रीहिषो श्रेष्ठो गौरश्च असित गौरवता। तो 60 दान का चावल जो होता है स्निग्ध होता है, ग्राही होता है, लघु होता है, मधुर होता है, त्रिदोष नाशक, स्थिर और शीतल है। षष्टिक ब्रीही गौर और असित दो प्रकार से होते हैं। इसमें असित 60 से गौर 60 उत्तम है। अब ग्राही का मतलब होता है मल को थोड़ा सा बांधेगा, लघु मतलब पाचन में हल्का हो गया, मधुर रस है तो आपके अंदर मधुर गुण को बढ़ाएगा। इसलिए आप देखो डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा सा चावल अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। त्रिदोष नाशक है बट सार्वी दोषों का समन करता है, स्थिर है और शीतल है। अगर यूरिन का अमाउंट वगैरह ज़्यादा होता रहा है तो वहाँ पर चावल को हम बोलते हैं कि कम लीजिए। फिर देखेंगे विभिन्न चावलों के क्या क्या गुण हैं। ततः क्रमान महाब्रीहि कृष्णब्रीहि जित मुखा कुक्कुटांड कलावाक्य पारावातक शूकरा वरकोद्दाल कोज्वाल चीन शारद दर्दुरा गंधना कुरबिंदाश्च गुणर अल्पांतरा स्मृता। तो षष्टिक से उतरकर क्रम से महाब्रीहि कृष्णब्रीहि जतुमुख कुक्कुटांड कलाव पारावतक शुकर वरक उद्दालक उज्ज्वाल चीन शारद दर्दुर गंधन और कुरविंद ये अल्प गुणों वाले होते हैं। फिर पाटलाद के क्या गुण है। तो स्वादुर अम्ल विपाको अन्योब्रीहि पित्त करो गुरु बहुमूत्र पुरुष उष्मा त्रिदोष तो एवं पाटला। तो इससे अन्य ब्रीही जो होते हैं धान जो होते हैं रस में मधुर होते हैं, विपाक में अम्ल होते हैं, पित्त कारक और गुरु होते हैं, पित्त को भी बढ़ाते हैं, गुरु मतलब पाचन में भी भारी है, मूत्र और मल को बहुत लाने वाले हैं तथा उष्णवीर हैं। उष्णवीर होने के बावजूद भी मल और मूत्र को बहुत ज़्यादा लाने हैं मतलब इनका प्रभाव है। और पाटल जो होता है तीनों दोषों को बढ़ाता है। फिर तृण धान्य के क्या गुण हैं। तो कंगु कोद्रव निवार श्यामाकादि हिमम लघु तृणधान्यम पवन कृलेखनम कफ पित्त हृत। तो कंगु कोद्रव निवार श्यामक आदि तृणधान्य शीतल लघु वायुकारक कर्षण करने वाले और कफ पित्त नाशक है। तो आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इसीलिए जो आपके क्षुद्र धान्य हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है।
क्योंकि कर्षण करने वाले हैं, शीतल हैं, लघु हैं, कफ पित्तनाशक हैं। फिर भग्न संधान कृत तत्र प्रियंगुर भृंगुरु, तृण धान्यों में प्रियंगु टूटे अस्थि आदि को जोड़ने वाला भृंगर और गुरु है। फिर कोदो के क्या गुण हैं? तो कोरदूषः परमग्राही स्पर्शे शीतो विषापः। तो कोदो जो होता है अतिशय ग्राही होता है, स्पर्श में शीतल और विषनाशक है। फिर बात करते हैं जौ के गुण में। तो जौ के क्या गुण है? रुच्छ शीतो गुरु स्वादु सरोबिडवत वात कृद्वः, वृष्य स्थैर्य करो मूत्र मेद पित्त कफांजयत, पीनस श्वास कास उरुस्तंभ कंठ तु गामयान न्यूनो यावद अनुभव। तो जो होता है रुक्ष होता है, आपके अंदर ड्राइनेस को कॉज करेगा। शीतल होता है, गुरु होता है पाचन भारी होगा। मधुर रस का है, सर्व गुण का है, मतलब मलमूत्र को इजीली निकालेगा। मल और वायु कारक है, तो मल भी का अमाउंट अच्छा बनेगा, लेकिन वायु भी करता है। वृश्य करता है, मतलब आप ये समझो मेल पावर के लिए बहुत अच्छा है। और नॉर्मली वृश्य का मतलब शुक्र को बढ़ाता है, एक तरीके से हमारे अंदर हीलिंग पावर को देगा। स्थिरता करने वाला होता है, ज़्यादा अंदर जाकर के स्थिरता करेगा। और मूत्र मेद पित्त तथा कफ को नष्ट करता है। तो अधिक मूत्र जो बन रहा है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उनको ज़रूरत होती है क्याबिल मूत्रता, बहुमूत्रता, तो बहुमूत्रता, इसलिए वहाँ पर जो बहुत बेस्ट है। मेद मोटापा, अधिकतर डायबिटिक पेशेंट मोटे होते हैं, उस चीज़ को ठीक करेगा। पित्त और कफ जो बढ़ा हुआ उसको भी ठीक करेगा। और प्रमेह को अगर आप देखें तो शुरुआत में कफज व्याधियाँ हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें और चीज़ें ऐड होती हैं। पहले कफज प्रमेह होता है, फिर पित्तज में जाकर कन्वर्ट होता है, फिर वातज में जाकर कन्वर्ट होता है, या असाध्य अवस्था में वातज में जाकर कन्वर्ट होता है। फिर पीनस श्वास का स्तंभ कंठ रोग और त्वचा के रोगों को नष्ट करता है। तो जो भी आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट हैं उनको जौ के लिए रोटी खाने को बोल सकते हैं। जो भी स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनको बोले सकते हैं। और अनुयव मतलब पतले जो होते हैं वो जौ से कम गुणों वाले होते हैं। अब बात करते हैं कि बांस के जो होते हैं बीज के क्या गुण होते हैं? रुक्ष उष्ण वंशजो हो। तो बांस के जो या बांस के बीज जो होते हैं रुक्ष और उष्ण होते हैं। फिर हम लोग डेली मेजॉरिटी लोग किसकी रोटी खाते हैं? गेहूं की। तो गेहूं की रोटी खाते हैं, तो हमें गेहूं के गुण तो जरूर पता होना चाहिए। तो वृष्य शीतो गुरु स्निग्धो जीवनो वात पित्तः, संधान करो मधुर गोधूम स्थैर्य कृतसर। तो वृष्य होता है मतलब शुक्र को बढ़ाएगा, अच्छे से मेल पावर को बढ़ाएगा, आप ये भी समझ सकते हो। शीतल होता है, गुरु होता है लेकिन पाचन में भारी होता है। स्निग्ध भी होता है, अंदर स्नेहन भी करता है। अब ये जो स्निग्ध गुण है ये जौ से जस्ट उल्टा है। और ये जो है गुरु वो भी है। जीवनदायक होता है, वात पित्त का नाशन करता है, तो वात पित्त बढ़े होंगे तो उनका शमन करेगा। भग्न अंगों का संधान करने वाला है, तो जब चोट चपेट लगी होती है तभी इसको दिया जा सकता है बड़े अच्छे से। मधुरता करता है, स्थिरता कारक यह भी था और ये भी है। और अनुलोमक है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉज नहीं करता। जो भी मलमूत्र बने होते हैं वो आराम से निकलते हैं। फिर गेहूं के भेद कौन कौन से हैं? तो गेहूं के भेद में है पथ्या नंदी मुखी, शीता कषाय मधुरा लघु। तो शरीर के लिए उत्तम होता है, शीतल कषाय मधुर और लघु होता है। फिर शिंबी धान्य मतलब वो तो आपका शूक धान्य तक हो गया, मतलब वो ऐसे अनाज थे जिसमें शूक थे। अब शिंबी धान्य मतलब दालें हैं। तो शिंबी धान्य के सामान्य गुण में थे मुद्ग आड़की मसूर आदि। शिंबी धानम विबंधकृत कषायम स्वादु संग्राही कटुपाकम हिमम लघु, मेदः श्लेष्म अस्रपित्तेषु हितम लेप उपसेकयो। तो मूंग अरहर मसूर आदि ये सभी सिंबी धान्य हैं। ये वायु का अवरोध करने वाले हैं, मधुर हैं, संग्राही हैं, विपाक में कटु होते हैं, शीतवीर्य होते हैं, लघु और मेद हैं, कफ रक्त और पित्त में पथ्य है, और प्रदेह और परिषेक में उपयोगी। तो हम लोग खाते तो हैं, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए या लोकल एप्लीकेशन के लिए भी ये यूज़ होते हैं। अब इनमें स्पेशल जो दालें हैं, एक एक दाल के अलग अलग भी गुण हैं। जैसे मूंग की दाल का क्या है? तो बरो अश मुदगो अल्पचलः कलायस्तु अतिवातलः, राजमासो अनिल करो रुक्षो बहु शकृत गुरु। तो शिंबी धाने में जो है मूंग श्रेष्ठ है। हर कोई जानता है कि दालों में सबसे अच्छी दाल मूंग की दाल होती है। यह कुछ वायु को करता है, थोड़ा सा वायु को करता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि दालों में जब भी खाते हैं तो हल्का सा घी गर्म करके डालकर खाते हैं, तो वायु का नहीं शमन करेगा। मटर अतिशय वायु कारक है, तो वात की बीमारी को बढ़ाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को भी मना है। और जहाँ पर भी दर्दे उर्दे हो रहे हैं वहाँ मटर देना मना है। राजमास साधारणतः वायु कारक होती है, रुक्ष होती है, मल को अधिक मात्रा में लाने वाला, और गुरु है। अब कुल्थी का क्या गुण है? तो उष्ण कुलत्था पाके अम्ला, शुक्र अस्म श्वास पीनसान, कासार्स कफ वाताश्च घ्नन्ति पित्ता श्रद्धा परम। तो कुल्थी का क्या होगा? उष्ण है, विपाक में अम्ल होती है, शुक्र अस्मरी श्वास पीनस कास अर्स कफ एवं वातजन्य
रोगों को नष्ट करती है। इतनी सारी चीज़ों को अतिशय रक्त पित्त कारक होती है। तो कुल्थी में देखो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो इसका उष्ण गुण होता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट गुण होता है, विपाक में अम्ल होती है, इसलिए रक्त पित्त कारक है। तो रक्त पित्त रोग को, डिसीज को कॉज करती है। तो कहीं पर भी जो लोग पित्त प्रकृति वाले पेशेंट होते हैं वो लोग कुल्थी का न सेवन करें, बिल्कुल भी उनके लिए मना है। अश्मरी वगैरह के पेशेंट को, श्वास का स्पिनस अर्स वगैरह, इन सब सारे कफ जो रोगियों को, वात जो रोगियों को, उनको आप दे सकते हैं। मतलब जहाँ पर उष्ण गुण की ज़रूरत है यू कैन यूज़ इट, जहाँ पर उष्णता की ज़रूरत नहीं तो वहाँ बिल्कुल भी कुल्थी को नहीं देंगे। तो मेनली और ख़ास करके इसमें वक्तव्य में दिखा रखा शुक्र स्मरी को निकालने वाला है। तो जो जहाँ पर मतलब स्पर्म के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर ये चीज़ है। फिर निष्पाव सेम या काबुली मटर के क्या गुण है? तो निष्पाव वात पित्त अस्र स्तन्य मूत्र करो गुरु सर्व विदाही दृक शुक्र कफ शोष विषाप। निष्पाव मतलब जो सेम होती है आपकी, तो सेम भी आपका है तो वात पित्त रक्त स्तन्य और मूत्र को बढ़ाने वाला होता है ये, लेकिन भारी होता है, गुरु होता है, मृदु रेचक होता है, विदाही है, थोड़ा सा विधा भी करेगा, दृष्टि शुक्र कफ शोफ और विष नाशक है। तो दृष्टि के लिए जो है सेम अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो निष्पाव को सेम या लोबिया गुजराती में बाल भी कहते हैं, तो इनको तेल में खाते हैं। कुछ लोग निष्पाव को मटर का भेद या काबुली मटर भी मानते हैं, बट अब पता है सेम अलग टाइप की होती है, मटर अलग टाइप की होती है। फिर उड़द की दाल जो है इधर पंजाब के रीजन में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में उधर आप देखेंगे अरहर वगैरह ज़्यादा खाते हैं। अलग अलग एरिया में इंडिया में अलग अलग दालें खाई जाती हैं ज़्यादा से। तो मासा स्निग्धो बल श्लेष्म मल पित्त करहसरा गुरु उष्णोत अनिलाह स्वादु शुक्र वृद्धि रेवकृत। तो माँ से उड़द की दाल जो होती है स्निग्धता आपके अंदर स्नेहन को लाएगी, बल को बढ़ाएगी, कफ को बढ़ाती है, इसलिए कफ की बीमारी रहेगी तो उड़द की दाल नहीं देंगे। मल को भी बढ़ाती है और पित्त कारक भी होती है, पित्त को भी बढ़ाएगी। मृदु रेचक का काम करती है थोड़ा सा, लेकिन पाचन में भारी होती है, उष्ण होती है, वात नाशक होती है, स्वादु एवं शुक्र की वृद्धि करने वाला, प्रवृत्ति करने वाला होता है। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा अनिलाह वातनाशक होती है, लेकिन एक्चुअली इसका जो गुरु गुण होता है वो भारी होता है। जब पच नहीं पाती है तो वहाँ से वो वातकारक हो जाती है, इसीलिए हम लोग भारी चीज़ों को मना करते हैं जब कभी भी बॉडी में दर्दें होती हैं। करभी और क्रौंच के गुण जो होते हैं, तो करभी में क्या है? फलानी मास वध विद्यात विद्यात काकांड डोलात्म आत्मगुप्तयो। तो जो कांच के इनके फल उड़द के समान गुण वाले होते हैं। फिर तिल के गुण क्या दे रखा है इन्होंने? उष्ण त्वच्यो हिम स्पर्शे केश्यो बल्य तिलो गुरु अल्पमूत्र कटुपाके मेधा अग्नि कफ पित्त कृत। तिल जो होता है वो उष्ण वीर्य होता है। वही प्रयोग में अगर सोचेंगे त्वक दोष नाशक होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पर्श में शीतल होता है, बालों के लिए हितकारी होता है, हर कोई जानता है कि ये बहुत बढ़िया होता है। और बल कारक होता है, गुरु भी होता है, भारी होता है और मूत्र को कम करने वाला होता है। विपाक में कटु होता है, मेधा अग्नि कफ और पित्त कारक होता है। तो तिलों में काले तिल उत्तम होते हैं, फिर श्वेत और फिर लाल तिल हैं। अंतः प्रयोग में तिल का अधिक सेवन कुष्ठ रोग करता है, और इसीलिए आप देखिए बहुत कम जगह तिल का सेवन कराया जाता है। तिल के अपने यहाँ जो जीने खाने के तरीके हैं उसमें एक्सटर्नल यूज ज़्यादा होता है। तिल के लड्डू वड्डू ही बनाते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं खाते हैं। फिर अलसी और कुसुम्भ के बीज के गुण, तो स्निग्धोमा तो स्निग्धोमा स्वादु तिक्तोष्णा कफ पित्त करी गुरु दृक शुक्र हृत कटु पाके तद्वत बीज कुसुम्भजम। उमा मतलब अलसी जो है स्निग्ध होती है, स्वादु होती है, तिक्त है, उष्ण कफ और पित्त को करने वाली, गुरु तथा दृष्टि एवं शुक्र का नाश करने वाली और विपाक में कटु होती है। कुसुम्भा का बीज भी अलसी के समान गुणों वाला होता है, इसलिए अलसी को बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। आपको हर चीज़ के चीज़ें पता रहेंगे तो आप उसे आपसे अमाउंट में खा पाएंगे। अब ये है माशोअत्र सर्वेशु अवरो यवक शुक जेसुचो। शिंबी धानों में मांस सबसे बुरा है क्योंकि बहुत भारी होती है, और शुक धान्यों में यवक सबसे हीन है। अब फिर आगे दे रखा है नवीन और पुराण धान्य। तो नवम धान्यम अनभिसंधि नवम धान्यम अभिसंधि लघु संवत्सरोचितम शीघ्र जन्म तथा सुप्यम निस्तुषम युक्ति भर्जितम। तो नूतन धान्य होता है, अभिसंधि होता है मतलब स्रोत को कफ से भरने वाला। जहाँ पर भी कफ स्रोतों से भर जाएंगे दैट इज नोन एज दी अभिसंधि। और 1 साल पुराना धान्य लघु होता है। जो धान्य जल्दी उगाता है तुष छिलका रहित
मतलब छिलका रहित निकाल देंगे, मतलब युक्तिपूर्वक भुना हुआ मुदगादि सूप धान्य लघु हैं। तो जो भी इस तरीके से संविधान है अधिकतर भून करके करना चाहिए। और पुराने टाइम में आप देखो दालें भून भान करके रखी जाती थी, धूप में सुखा करके रखी जाती थी, उसके अंदर विटामिन डी आ जाता था। और भून करके रखने से जब पकाते हैं तो वो फिर पाचन में और लघु हो जाता है, तो ईजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो जाती थी चीज़ें। अब आगे कृतान्य वर्ग के बारे में बात करेंगे, यानी पकाए हुए अन्न के बारे में। तो चावल के मंड का गुण है, उसके पहले इस बुक में एक अच्छी सी चीज़ दे रखी, तो मैंने कहा लाओ वो भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर उड़द जो होता है गुरु होती है, कफ पित्तकारक होती है, इसलिए रुक्ष देशों में विशेषतः उपयोग होती है। जहाँ पर रुक्ष देश है वहाँ पर खा सकते हैं, किंतु आनूप देशों में जहाँ पर कफ की अधिकता होती है वहाँ पर अहित करता है। तो ये अनुभव सिद्ध है, दे रखा है इस बुक में। फिर पुराण अन्न लघु और हित कहा गया है, किंतु 1 वर्ष का पुराना ही श्रेष्ठ है। उसके बाद उत्तरोत्तर लघुता के साथ ही वीरहीनता भी आती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 10-10 साल पुराना अनाज खाएंगे, सिर्फ 1 साल पुराना होना चाहिए। और इसका वर्णन खरनाथ संहिता में दे रखा है कि वर्षस्तम सर्वमनम परित्यजति गौरवम न तु त्यजत तद्वीरम वीरमुंजात क्रमात्। फिर धान्यों का स्वाभाविक गुणधर्म वर्णन करने के बाद अब उनके भोजन आदि के लिए विशेषता प्रयुक्त संस्कारजन्य गुणों का वर्णन करने के लिए कृतान्य या पकान्न वर्ण का वर्णन किया जा रहा है। पाचन आदि संस्कार से द्रव्यों के गुणों में अंतर आ जाता है। एक ही वस्तु में विभिन्न संस्कारों द्वारा विभिन्न गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे चावल से ही भात, माण, खिचड़ी, पुलाव बनते हैं और प्रत्येक के गुण भिन्न बनते हैं। इसलिए प्राय जिन रूपों में वैसे भी कहते हैं ना, संस्कारों ही नाम गुणांतरधारम। तो संस्कारों से गुणों का आधान हो जाता है। तो कई बार कोई हमें पर्टिकुलर गुण नहीं चाहिए होता तो भी चेंज कर लेते हैं। जैसे दाल ही बनाते हैं तो हम लोग उसमें घी जरूर डालते हैं, उससे उसका जो वायु कारक गुण होता है, वात करने वाला गुण, वो चला जाता है। तो ऐसे ही इसलिए संस्कार करके बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज़ हम ऐसे तो डायरेक्ट ले ही नहीं रहे होते हैं। तो अब बात करेंगे कृतान्न या पकान्न वर्ग की। तो चावल के मंड का क्या गुण है? तो मंड पेया विलेपी नाम ओदनस्य च लाघवम। तो यथा पूर्वम शिवस्तत्र मंडो वातनुलोमनः त्रिंगग्लानि ग्लानिदोष शेषग्न पाचनो धातु साम्यकृत स्रोतो मार्दो कृतस्वेति संधुच्छेति च अनलम। तो मंड, पेया, विलेपी और ओदन ये पूर्व क्रम से लघु हैं। तो मतलब मंड से पूर्व क्रम से लघु हैं। तो मंड से पेया, पेया से विलेपी और विलेपी से ओदन जो है वो भारी हो जाएगा। तो पूर्व क्रम से मतलब पिछले पिछले सारे चीज़ हैं वो भारी हो जाएंगे। वैसे ओदन मतलब चावल आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी याद कर सकते हो कि ओदन जो होता है भारी हो जाएगा, क्योंकि मंड वगैरह तो उसका पानी होता है। फिर इनमें मंड कल्याणकारी है और वायु का अनुलोमक है, प्यास ग्लानि बचे हुए दोषों का नाश करने वाला है, पाचक है, धातुओं को समान करने वाला है, स्रोतों को कोमल करने वाला, पसीना लाने वाला और अग्नि को बढ़ाने वाला है। तो मंड की ये गुण है, इसलिए मंड का सेवन किया जाता है। अब मंड को भी वहाँ पर देखते हो कि अलग अलग मतलब तरीके से मंड को सेवन किया जाता है। कभी आप उसमें सिर्फ भुनी हींग डाल करके सेवन कर सकते हैं, कभी आप उसमें त्रिकटु डाल करके सेवन कर सकते हैं, कभी आप शुंठी डालकर सेवन कर सकते हैं। तो उससे और ज़्यादा संस्कार हो जाते हैं। फिर अगला है पेया के गुण। वैसे यहाँ पर वक्तव्य में एक चीज़ बड़ी अच्छी से दे रखी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मंड, पेया और विलेपी ये तीनों एवागु कहलाते हैं। एवागु त्रिपदा प्रोक्ता मंड, पेया, विलेपी से सिक्त कह रहितो मंडप, मतलब जिसमें सिक्त नहीं होता उसको मंड कहते हैं। पेया सिक्त समन्विता, पेया जो होता है उसमें सिक्त भी साथ में मिला था। एवागु बहुसिक्ता, एवागु जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सिक्त होता है। और विलेपी विरल द्रवा, विलेपी जो बहुत ही पतला होता है। असिक्त द्रव मंड, असिक्त जो होता है जैसे लाजमंड, वाटमंड, बार्ली वाटर, अल्प सिक्त वाली पेया और बहुसिक्त वाली विलेपी। द्रव रहित एवं सिक्त तो ओदन भात है। इनमें ओदन से विलेपी लघु, विलेपी से पेया लघु और पेया से मंड लघु होता है। ये शिव आरोग्यप्रद वाली बुक में देखा है। उष्ण और द्रव होने से समस्त शरीर में शीघ्र व्याप्त होकर वमन लंघन आदि से शेष दोष को नष्ट करता है। लंघन आदि से संकुचित स्रोतों को खोलता है। स्वेद स्रोतों को खोलने से स्वेदक अर्थात शेष दोषों को स्वेद के द्वारा निकालता है। इसीलिए जब हम लोग वमन विरेचन वगैरह कर्म करते हैं तो वहाँ पर मंड देने का, मंड पेया विलेपी का सिक्वेंस बनाते हैं जो संसर्जन क्रम कराते हैं। फिर पेया के क्या गुण है? तो क्षुत तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुच्छी रोग ज्वरापहा मल अनुलोमनी पथ्या पेया दीपन पाचनी। तो पेया जो होती है भूख है, प्यास है, ग्लानि है, दुर्बलता है, कुच्छी रोग है और ज्वरनाशक है, मल का अनुलोमन करने वाली है, शरीर के लिए हितकारी है, दीपन और पाचन गुण वाली। तो ज्वरनाशक है, तो ज्वर में पेशेंट को भूख लगने पर दिया जा सकता है बड़े आराम से। लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस, तो वहाँ पर है जब ज्वर का शमन हो जाएगा, ज्वर खत्म हो जाता है तब भूख लगती है, तो वहाँ पर शुरुआत हमेशा पेया से करनी चाहिए। तो और ख़ास करके कुच्छी रोग, अतिसार वगैरह में है, माद्री ने कहा कि
पथ्य औषध रूप से पथ्य है, मतलब पेय के लिए इतना अच्छा बात है। फिर बिलेपी के क्या गुण हैं? बिलेपी ग्राहिणी हृदया, तृषाग्नि दीपनी हिता, व्रण अच्छी रोग संशुद्ध, दुर्बल स्नेह पाइना। तो बिलेपी जो होती है, बिलेपी भी आपकी ग्राही होती है, हृदय के लिए हितकारी होती है, तृष्णा नाशक है, अग्निदीपक है, व्रण रोगी है, मतलब ऊन वगैरह के उन सबको दे सकते हैं, डाइजेस्टिफायर को बढ़ाता है, कार्डियक है, मतलब पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यास लगती है उसके लिए ठीक है, ग्राही मतलब मल को थोड़ा सा बांधनी है, अच्छी रोग आइस की प्रॉब्लम है, यू कैन यूज इट, वमनादि से शुद्ध वगैरह है, वमन विरेचन वगैरह उस वहाँ पर यूज हो जाता है संसर्ग क्रम में। दुर्बल व्यक्ति तथा नित्य स्नेह पीने वालों के लिए हितकारी है, तो जो लोग नित्य का स्नेह का सेवन करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करेंगे भात के क्या गुण होते हैं, मतलब जो हम लोग चावल पका कर खाते हैं, दैट इज नोन एज दी भात। तो सुधौत प्रसृत सुन्नो अति उक्त उष्मा चौदनो लघु, यश्च आग्नेय औषध क्वाथ साधितो भृष्ट तंडुलः, विपरीतो गुरु क्षीर मांसाद्यर यश्च साधितः, इति द्रव्य क्रिया योगम आनाद्य सर्वम आदिशेत। तो जो चावल भली प्रकार धोया गया हो, जिसका माड़ निकाल दिया गया हो, जो भली प्रकार गल गया हो और जो गर्म है वह भात लघु होता है, और जो भात पानी के स्थान पर आग्नेय मतलब चित्रक मरीच आदि औषधियों के क्वाथ में पकाया जाता है, या दीपनी माँ कषाय द्रव्य मान डाल दिया, पिपली मूल चबे चित्रक नागर मरीच अधमोजा बलमाता स्तिंगु निराश, ये सब सारी चीज़ें हैं, मतलब उसमें से डालकर वह भी लघु है। इस प्रकार भुने हुए चावलों का भात भी लघु है। इसके विपरीत जो चावल भली प्रकार से धोया नहीं, जिसमें से माड़ निकाला नहीं, जो ठंडा हो गया वह भात गुरु है, और जो भात दूध या मांसरस से पकाया होता है वो भी गुरु होता है। देखिए पुराने टाइम में जो चावल पकाने का तरीका था वो उसमें बहुत अच्छे से धोते थे, कम से कम 3 से 4 बार धोते थे, पहली बात है, और पकाते थे। पकाने के बाद में क्या करते थे, उसका माड़ निकाल लेते थे, तो वो जो खाते थे वो चावल भारी नहीं होता था, तो उस तरीका चावल ठीक था। दूसरा एक तरीका होता है कि आपने मतलब पकाते वक्त तो उसमें मतलब ये सब दीपनी द्रव्य डाल दिए तो उससे भी लघु हो जाता है। तीसरा एक और तरीका होता है कि जो चावल है इन्हें भुने हुए चावलों को मतलब चावल को थोड़ा सा भून लीजिए, फिर भून करके पकाइए, तो वहाँ पर भी लघु हो जाता है। तो इस तरीके से चावल पकाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस युक्ति से सब पेयादि तथा भक्ष्यादि के गुण को द्रव्य क्रिया संयोग मान आदि के अनुसार समझना चाहिए। अब आगे है कि मांसरस के क्या गुण है। तो मांसरस बृंहण प्रीणो वृश्य चक्षुष्य व्रणहारस। तो मांसरस जो होता है बृंहण करने वाला होता है, मतलब पुष्टिकारक होता है, प्रीण मतलब तृप्तिजनक होता है, दृश्य होता है, आंखों के लिए उत्तम, और व्रण नाशक होता है। तो व्रण वगैरह की तकलीफ रहती है तो उस वक्त मांसरस दिया जाता है अच्छी तरीके से, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मूंग के यूज का क्या गुण है। मूंग का जो यूज होता है मधुगस्तु पथ्य ससुंद व्रण कंठ अच्छी रोगड़ाम। तो मूंग का जो यूज होता है वमनादि से शुद्ध हुए व्यक्ति तो वमन विरेचन वगैरह के बाद इसको देते हैं। व्रण रोगी वगैरह जिनको चोट चपेट लगी उनको दे सकते हैं। कंठ रोगी गले में तकलीफ है तो वहाँ दिया जाता है। तो अच्छी रोगियों आई डिसीज वाले के लिए भी पथ्य है। तो मुद्ग यूज है, पटोल है, नींब पत्र, मूली तथा हींग आदि मसालों के साथ विभिन्न गुण वाला होता है। संस्कार बेस ग्रंथांतरों में इसके अनेक भेद वर्णित है, मतलब जिस तरीके से उसमें द्रव्य पड़ेंगे उस हिसाब से उनके गुण आ जाएंगे। तरीके से आपने देखा कुल्थी जी थी जो बहुत उष्ण थी, तो जहाँ पर भी उष्णता की जरूरत थी वहाँ दे सकते थे, अदरवाइज नहीं दिया जाता था। लेकिन शुक्र स्मरी के केस में कुल्थी जी बहुत अच्छे थे। तो कुल्थी के यूज का क्या गुण है। तो वात अनुलोमी कोलत्तो गुल्म तूनी प्रतूनी जित। तो कुल्थी का जो यूज होता है वायु का अनुलोमक होता है, गुल्म तूनी एवं प्रतूनी को शांत करता है। तो इस तरह के पेन वगैरह वाली जो कंडीशन है वहाँ दिया जाता है। फिर तिल के पदार्थ शुष्क शाक अंकुरित धान्यात के क्या गुण होता है। तो तिल पिणयाक भी ति शु कशाकम विरूढ़कम शांडाकी वटकम दृगग्नम दोशलम ग्लपनम गुरु। तो तिल की विकृति, पिण्याक मतलब खल की विकृति, शुष्क शाक, अंकुरित धान्य, शांडाकी वटक ये दृष्टिनाशक, दोषकारक, ग्लानिकारक और गुरु है। तो तिल की बनावट, तिलकुट आदि ये सभी से बनाई वस्तुएं, सूखे साग जैसे गोभी वगैरह पहले क्या करते थे ना, ठंडी के मौसम में गोभी वगैरह बढ़िया निकलती है तो उसको सुखा कर रख लेते थे। भिंडी या कचरी जो सुखा कर रख लिया जाता है, कुछ लोग ये भी करते हैं। अंकुरित धान्य, मोठ मूंग आदि को अंकुरित करके खाना, या डांड की वटक बढ़िया बनाने के लिए उड़द की दाल वगैरह पीस कर उसमें मसाला मिलाकर जो कुछ दिन रखा जाता है उसमें खटास आ जाए, उसका नाम शांडानी वगैरह कहते हो। तो इन सब सारे के देखो गुड़ अच्छे नहीं होते, इसलिए सेवन इनका नहीं करना चाहिए। कभी काल को थोड़ा बहुत खाना, दैट इज डिफरेंट सिनारियो। फिर रसाला श्रीखंड के क्या गुण है। तो रसाला बृंहणी वृष्य स्निग्धा बल्य रुचिप्रदा। रसाला जो होती है बृंहण करती है, वृष्य होती है, स्निग्ध होती है, बल्य और रुचि देने वाली होती है। अब पानक या पन्ना के क्या गुण होते हैं। तो श्रम, क्षुत्र, त्रिट,
क्लमहरम पानकम प्रीणनम गुरु विष्टम्भी मूत्रलम हृदयम यथा द्रव्यम गुणम च तत्। तो पानक जो होता है श्रम, भूख, प्यास, और क्लमनाशक पुष्टिदायक, गुरु विष्टम्भी, मूत्रल हृदय के लिए प्रिय और जिस द्रव्य से बनाया जाता है उस द्रव्य के समान गुण वाला होता है। अब देखिए धान के लावा के क्या गुण हैं। लाजा स्त्रिटच्छ रतिसार मेह मेद कफ छिद काश पित्त उपशमना दीपना लघो हिमा। तो लाजा मतलब जो खील होती है, ये भी धान के लावा से ही बनती है। तो खील जो होती है प्यास, वमन, अतिसार, प्रमेह, मेद और कंदू को नष्ट करने वाली थी। डायबिटिक पेशेंट को खील अच्छे से दे सकते हैं। अतिसार का रोग दिया ही जाता है। काश और पित्त को शांत करती है। अग्नि दीपक है और लघु है और शीत गुण वाली है। अब बात करेंगे पृथु के चूड़ा के क्या गुण होते हैं। तो पृथु का गुरुओ बल्य कफ विष्टम्भ कारण। तो चूड़ा जो होता है वो भारी होता है, बल कारक होता है, कफकारी और विष्टम्भी होता है। अब बहुत सारे लोग पोहा बड़े मन से खाते हैं, तो देख लो ये भाषण में भारी रहता है, गुरु होता है और कफ को बढ़ाता है। तो जब कभी कफ प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को नहीं खाइए। और विष्टम्भी भी होता है, मतलब मलमूत्र का थोड़ा सा अवरोध करेगा, इस तरह गुण होता है। फिर भुने हुए जौ के क्या गुण होते हैं। तो धाना विष्टम्भिनो रुक्षा तर्पणी लेखनी गुरु। तो भुने मक्की, जौ, ज्वार आदि ये सभी विष्टम्भी होते हैं, मतलब मलमूत्र को रोकते हैं, थोड़ा सा रुक्ष होते हैं, तर्पण और लेखन करने वाले और गुरु होते हैं। अब बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल करते हो तो ये सब सारी चीज़ें फिर लोग खाते थे और तो भी थोड़ा खाते थे। फिर सत्तू के क्या क्या गुण होते हैं। तो सक्तो लघुव क्षुत त्रिट श्रम नेत्र आमय व्रणाना घ्नन्ति संतर्पणः पानात् सद्य एव बलप्रदा न उदकान्तरितान् द्विर्न निशायां न केवलान् न भुक्त्वा न द्विजर्चित्वा सक्तून छान्न वा बहुन। तो सत्तू जो होता है लघु होता है, मतलब पाचन में हल्का होता है, भूख, प्यास, श्रम, नेत्र रोग तथा व्रणनाशक होता है, पानी में घोल कर पीने से तुरंत संतर्पण करते हैं और बलप्रद होते हैं। सत्तू को खाते हुए बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, दिन में 2 बार सत्तू नहीं खाना चाहिए, रात में सत्तू नहीं खाना चाहिए, अकेला सत्तू नहीं खाना चाहिए, साथ में गुड़ मिर्च कुछ लेना चाहिए, भोजन करके सत्तू नहीं खाना चाहिए, सत्तू की पिंडी को दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए, मात्रा में बहुत सत्तू नहीं खाना चाहिए। तो लेना है तो दिन भर में 1 बार लीजिए, थोड़ा लीजिए, देखिए सारे नियम कानून है उसके हिसाब से लीजिए। फिर अगला है पिण्याक या तिलकल्क के बारे में क्या गुण है। तो पिण्याको ग्लपनो रुक्षो विष्टम्भी दृष्टि दूषण। तो पिण्याक जो खली होती है वो ग्लानि कालक होती है, रुक्ष होती है, विष्टम्भी होती है और दृष्टि को नष्ट करने वाली होती है। और वैसे भी खली हम लोग तो खाते नहीं, जानवरों को दिया जाता है थोड़ा बहुत। फिर बेसवार का क्या गुण है। बेसवारो गुरु स्निग्धो बल उपचय वर्धनम। तो बेसवार गुरु होता है, भी भारी होता है, स्निग्ध होता है, बल होता है, पुष्टि को करने वाला होता है।